सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के एग्जाम के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं विद समरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब कुछ, और एक एक टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस, जो कि आपके पेपर का सिलेबस है। फाइनेंशियल लिटरेसी में टोटल आपके 4 यूनिट है। यूनिट 1 का नाम है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें आप कैसे आप सेविंग कर सकते हो, सेविंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, टाइम एंड वैल्यू, फॉर्म ऑफ मनी, एंड देन मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यूनिट 2 है आपकी बेस्ड ऑन द बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। देन वी हैव यूनिट 3 जो कि आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, और यूनिट 4 आपके पर्सनल टैक्स से रिलेटेड। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। यूनिट 1 हमारे है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है कि सेविंग क्या होता है। सेविंग जो है रेफर किया जाता है कि ऐसे पोर्शन को जब हमारी कोई भी इनकम आती है जिसमें से आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो स्पेंड नहीं करते हैं ऑन द करंट कंजम्पशन, मतलब कि जो हमारे को यूसेज है। जैसे कि इस समय अभी हमारे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर उसको हम खर्चा कर रहे हैं और उसमें से हम 9,000 जो है वो खर्चा कर देते हैं, पर 1,000 हमारा बच जाता है करंट कंजम्पशन से, और वो जो है उसको फ्यूचर के लिए रख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेविंग। इट कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि आप उसे कैश में भी रख सकते हो अपने पास संभाल के, बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो ताकि वो आगे बढ़ता रहे। सेविंग इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत होती है? जब भी आप सेविंग करते हो तो उससे कुछ पैसे बचाते हो। अब एकदम से बाई चांस अगर कभी ऐसा ना हो, बट अगर आपकी कोई तबीयत खराब हो जाए, आपको बुखार खांसी हो जाए, या कोई एकदम से जो है कोई एकदम मतलब कंट्री में जो कैलमिटी वगैरह आ गई, फ्लड्स वगैरह आ गए, तो उस समय के लिए जब कोई भी आपके काम धंधा नहीं होगा, जब आपकी सैलरी भी नहीं आ रही होगी, तो कहाँ से आपके पास पैसे आएंगे? तो डैट इज थ्रू सेविंग। कि सेविंग जो है, जो कि आपके पैसे बचे हुए होंगे, उससे उस पैसों को जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये प्रोवाइड करता है आपको क्वेश्चन अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड अनलेबलिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड परचेजेस। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, सेविंग कहाँ कहाँ काम आती है। सबसे पहले होता है इमरजेंसी फंड। सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल बफर के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस हो गया, जॉब लॉस की आपकी कभी जॉब छूट गई, या फिर अर्जेंट रिपेयर्स वगैरह करवाने पड़े, तो फ्यूचर गोल्स के लिए, जैसे कि आपको कभी हाउस बिल्ड करना है, या फंड एजुकेशन वगैरह के लिए करना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो उस समय जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। देन वी हैव इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। रेगुलर सेविंग करने से आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है। उसके अलावा रिड्यूस होती है आपकी रिलायंस ऑन क्रेडिट। एंड देन वी हैव इज वेल्थ बिल्डिंग। सेविंग्स जो है कैन बी इन्वेस्टेड टू जनरेट रिटर्न्स, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वेल्थ एक्यूमुलेशन में ओवर टाइम, मतलब कि वेल्थ जो हमारी इकट्ठी होती है ओवर टाइम, जिसको हम बाद में फ्यूचर में किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप सेव कर सकते हैं? सबसे पहले होता है बजटिंग। आपको बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितने आपके पास पैसा आ रहा है, डेट इज़ इनकम, और कितना आपके यहाँ से जा रहा है, डेट इज़ एक्सपेंसेस। उन सबको मतलब पूरा बजट बनाना पड़ता है, और फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कितना खर्चा कहाँ पे करने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप जो है सेव कर सकते हैं मनी। देन वी हैव ऑटोमेटिक ट्रांसफर। सेटिंग अप ऑटोमेटिक ट्रांसफर, इससे आपको सेव होता है अकाउंट, और ये इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंट सेविंग होती है। जैसे कि अगर आपके 10,000 कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं, तब उसमें से 1,000 आपने ऑटो सेविंग पे लगा दिया कि ऑटोमेटिक वो जो है ट्रांसफर हो जाएंगे आपके किसी और अकाउंट में जिसको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, और वहाँ पे आप सिर्फ सेविंग अकाउंट का ही है वो। देन वी कटिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जो आपके फालतू के खर्चे जो है अननेसेसरी एक्सपेंसेस, उसको आप कट कर रहे हो, और जिससे जो है आपकी सेविंग्स और ज़्यादा बढ़ती हैं। एंड फोर्थ है सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स क्या होता है कि मतलब कि आपको डिफाइन करना होता है एक तो क्लियर गोल्स कि आपके क्या गोल्स इस समय के हैं और क्या गोल्स फ्यूचर के हैं, उस हिसाब से जो पैसे जो है बचा पाओगे। देन वी हैव इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज TVM, ये एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि स्टेट करता है कि जो सम है मनी का, जो कि ग्रेटर वैल्यू है नाउ देन द सम, सेम सम विल हैव इन द फ्यूचर ड्यू टू द पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि क्या होगा कि आज के समय में 10,000 की बहुत वैल्यू है, बट हो सकता है आने वाले समय में आप जो बच्चे हैं, जो कि हम जनरली आजकल बच्चों को 500 रुपये दे देते हैं, तो उस समय पे ऐसा होगा 5,000 रुपये देने पड़ रहे होंगे। एंड एक टाइम पे ऐसे था जब हमारे बचपन, मतलब हमारे पेरेंट्स के बचपन में, कि 5 रुपये भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलते थे। आज हमें 500 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन को हो सकता है 5,000 रुपये मुश्किल से बने। तो वही होता है कि हर टाइम जो है एक फ्लक्स आता रहता है कि आपकी जो पेमेंट्स वगैरह वो बढ़ती रहती हैं, और खर्चे वगैरह बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ती है। इससे क्या होता है कि जब भी प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और आपकी सैलरीज भी इंक्रीज होंगी, और इससे जो है आप एक लेवल पे मेंटेन कर पाओगे। ये प्रिंसिपल जो है वो फाउंडेशनल है इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट,
reflecting the opportunity cost of capital. Then we have his key concepts. So first we have his present value, future value, interest rate and compounding. So present value is कि जो current value है future sum का of money or stream of cash flows given by a specific rate of return. Then we have his future value. जो वैल्यू होती है करंट एसेट की वो फ्यूचर डेट पे कितनी होगी इसे अज्यूम किया जाता है रेट ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग में. देन इज इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज रेट है एट विच मनी ग्रोस ओवर अ पीरियड. एंड देन इज कंपाउंडिंग जो प्रोसेस होता है ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड्स. देन वी इज एप्लीकेशंस. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. लोन अमोर्टाइजेशन जिसे इसका मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंड करना रीपेमेंट स्ट्रक्चर को, जैसे कि हमारे लोन्स अगर उनको पे करना है तो मतलब सारे जो खर्चा कितना आएगा हमारा इन चीज़ों में कि इंटरेस्ट वगैरह कितना पे करना पड़ेगा, लोन्स कितनी पे करने पड़ेंगे या फिर प्रिंसिपल पेमेंट कितना है. रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेट करना अमाउंट को जो कि आपको नीड होगा रिटायरमेंट के टाइम पे और उस हिसाब से जो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए. देन वी इज मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन. इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑफ मैनेजिंग स्पेंडिंग, मतलब कि क्यों आपको जो है मैनेज करना चाहिए अपनी स्पेंडिंग को, अपने खर्चों को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत होती है. तो इफेक्टिव मैनेजमेंट स्पेंडिंग की वो क्रूशियल है फॉर अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अनकंट्रोल स्पेंडिंग जो कि लेट कर सकते हैं डेट एक्यूमुलेशन में, फाइनेंशियल स्ट्रेस में एंड एन इनेबिलिटी टू सेव और इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. नेक्स्ट वे स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्पेंडिंग. सो कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने खर्चों को. पहले तो बजटिंग, क्योंकि बजट अगर आप बना लोगे तो आपको पता होगा कि भाई इतना ही पैसा बचेगा मेरे पास और इतना ही मैं खर्चा कर सकता हूँ फालतू के, उसके अलावा मैं खर्चे नहीं कर सकता. ट्रैकिंग एक्सपेंसेस मतलब कि कहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है उस हिसाब से देखना कि आज के टाइम में हो सकता है 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, थोड़ा टाइम बाद 103 रुपये का 1 लीटर हो गया, तो कितने खर्चे बढ़ रहे हैं आपके वो सब आप ट्रैक कर सकते हो. देन इज प्रायोरिटाइजिंग नीड्स ओवर वांट्स, मतलब कि क्या चीज़ें ज़रूरत है और क्या चीज़ें चाहिए उन दोनों में प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि नीड्स जो है दैट इज़ कि आटा दाल ये सब आपको चाहिए. वांट्स क्या है कि आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आपको बर्गर खाने का मन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वांट्स. बट नीड्स होती है जो कि आपकी ज़रूरत है, आपकी फैमिली में मतलब हो सकता है कपड़ों की ज़रूरत है ही, या फिर एसी की ज़रूरत है गर्मियों में, कूलर की ज़रूरत है, तो दैट इज़ नीड्स. और वांट्स होती है जो कि आपकी ज़रूरत है नहीं होती है, वो आपका मन के लेवल पे चलती है. देन वी विल सेटिंग स्पेंडिंग लिमिट्स. स्टैब्लिश करना लिमिट्स को फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि जब भी मतलब क्या होता है जनरली ओवर स्पेंडिंग से आप कब बच सकते हो जब आपको पता है कि आपने इस खर्चे के लिए जो है, जैसे अगर आपको खरीदना है अपने लिए हेल्थ के लिए पैसे लगाने, तो आपको पता है कि मेरे को 10,000 मिलते हैं तो मुझे 3,000 हर महीने हेल्थ के ऊपर लगाने हैं, 3,000 अपने मतलब ओवरऑल खर्चे वगैरह जो भी घर के खर्चे वगैरह हैं उन सब पे लगाने हैं. तो ऐसे आप अलग अलग प्रायोरिटाइज कर सकते हो और सेट कर सकते हो स्पेंडिंग लिमिट की, यहाँ पे इतना खर्चा ही करना है और यहाँ पे इतना खर्चा ही करना है. देन इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन. सो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कंट्रोल. रेजिस्ट करना है कि एक तो इम्पल्सिव परचेजेस ना करो और स्टिक करो अपने बजट पे. देन ये इज गोल सेटिंग. गोल्स को सेट करना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको वो डायरेक्शन और मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं और मोटिवेट भी करते हैं. देन वे इज रेगुलर रिव्यूज. सो पीरियोडिकली रिव्यू करना फाइनेंशियल प्लान्स को एंड एडजस्ट करना देम एज नीडेड टू स्टे ऑन ट्रैक. एंड अवॉइडिंग डेट, that is minimize करना use of credit for unnecessary expenses and prioritizing debt repayment. Next we have is benefits of financial discipline. So सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिड्यूस करना फाइनेंशियल स्ट्रेस को, प्रॉपर स्पेंड करना मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर स्पेंडिंग जो है मैनेजमेंट करना, जिससे क्या होता है लीड होता है टू बेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस. अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करोगे तो उससे क्या होता है कि उससे जो है आपके एंग्जाइटी भी रिड्यूस होती है, आपके जो बेकार के खर्चे वो भी रिड्यूस होते हैं और जैसे कहते हैं ना एक दिमाग भी खराब नहीं होता है. देन यू विल इंक्रीज सेविंग. सेविंग्स अगर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होता है कि आपको जो है एक तो अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हाँ भाई अब मैं पैसे बचा पा रहा हूँ तो बाद में मेरे लिए जो है फाइनेंशियल फाउंडेशन है कि कभी भी एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो काम आ सकते हैं. देन यू विल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स. तो आप इससे फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हो. जैसे आपने सोच रखा है कि इस साल मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं, अगले साल 2 लाख बचाने हैं, फिर 4 लाख बचाने हैं, ऐसे करके एक आपके अचीव होते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स. एंड देन वी विल इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर. तो रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग एंड टाइमली डेप्ट रीपेमेंट ये कंट्रीब्यूट करता है आपके क्रेडिट स्कोर्स को भी बेटर करने में. नेक्स्ट ईयर इज यूनिट 2 नाउ, दैट इज बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट. सो बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बैंक जो है वो ऑफर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ, ये आपकी यूनिट 2 है बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट में,
और उसमें मेजरली हम बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लोन्स, डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ेंगे और पेमेंट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें बैंक जो वो ऑफर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि आप मीट कर सको अपने फाइनेंशियल नीड्स को, इंडिविजुअल्स के या फिर बिजनेसेस के या फिर गवर्नमेंट के। ये प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज है वो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड होती है इनटू डिपॉजिट, मतलब कई लोग होते हैं वो पैसे जमा करवाते हैं बैंक में, कुछ लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, कुछ लोग पेमेंट सर्विसेज वगैरह लेते हैं एंड कुछ लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले होता है डिपॉजिट। तो उसमें हमारा एक तो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड अकाउंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आप जब मन चाहो तब पैसे जमा करवा सकते हो। करंट अकाउंट जनरली बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के होते हैं जिनको फ्रीक्वेंट में जो है अपने फंड्स को मतलब कर चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आज उनके पास कोई, जैसे आपका बिजनेस है तो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं, तो बार बार अगर पेमेंट आती जा रही है, दैट इज कॉल्ड कि आपको करंट अकाउंट ही चाहिए होगा, ताकि आप वहां से बार बार पैसे भेज सको, वापस से पैसे बार बार निकाल सको। फिक्स डिपॉजिट दैट इज एफडी, जो कि आप एक टाइम में जो है एक बारी में जमा करा देते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिए और फिर 2 साल बाद उसको कुछ परसेंटेज आपको बढ़कर मिल जाए। देन देयर इज रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि आप हर महीने या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है पेमेंट्स वगैरह जो है वो जमा कराते हैं, पैसे जमा करवाते हो। देन देयर इज लोन्स एंड एडवांसेस। तो एक होता है हमारा पर्सनल लोन, जो कि हम पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, जैसे हमारे मेडिकल एक्सपेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारा ट्रैवल हो गया, मैरिज पर्पज के लिए जो लोग लेते हैं। देन देयर इज होम लोन्स। होम लोन्स याद रखना अलग लोन होते हैं विद पर्सनल लोन। होम लोन्स वो होते हैं जो कि आप जब भी आपको घर वगैरह बनवाना है, कुछ बिल्डिंग वगैरह बनवानी है अपने नाम पे, तो या फिर अपने लिए, तो फिर आप उसको जो होम लोन्स वगैरह में ले सकते हो। देन इज ऑटो लोन्स। ऑटो लोन्स जनरली होते हैं व्हीकल्स के लिए, जैसे कि आप कोई भी व्हीकल परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई भी व्हीकल लोन भी ले सकते हैं। देन इज बिजनेस लोन्स, जो कि जनरली बिजनेसेस या फिर कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह लेते हैं। इनका जो एक टर्म होता है, इनको पूरा मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शो करने पड़ते हैं बिजनेस के, एंड देन ओनली दे गेट द बिजनेस लोन। देन वी हैव इज पेमेंट सर्विसेज। सो पेमेंट सर्विसेज में भी हमारे पास एक तो होता है चेक्स एंड एक होता है डिमांड ड्राफ्ट। चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट जो है जनरली वर्क करते हैं पेमेंट सर्विसेज में। जैसे आपको किसी को अगर पेमेंट करनी है और अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, कैश वगैरह नहीं है, और कई बार जैसे होता है कि आप जब घर खरीद भी रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको पर्टिकुलरली चेक पेमेंट ही चाहिए होती है, ताकि आप जो है जैसे कहते हैं ना एक नंबर का पैसा वो आप दिखा सको। एंड जनरली ये ट्रेडिशनल मेथड होता है पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर का। देन इज EFT, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। EFT जो है ये सिस्टम है, दैट इज की NEFT, RTGS एंड IMPS। ये फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को ऑफ फंड्स। एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, जो कि पेमेंट करते हैं कार्ड्स की, दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। सो इसमें भी हमारे पास पहला है म्यूचुअल फंड्स, जो कि पूल्ड होते हैं, पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये फंड्स का, जो कि मैनेज होता है बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स में जनरली लोग जो अपने पैसा वगैरह डालते हैं और उसमें धीरे धीरे करके उनको ग्रोथ वगैरह मिलती है। देन इज बॉन्ड्स, डेट सिक्योरिटीज के लिए होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन। देन इज स्टॉक्स, जो कि इक्विटी शेयर्स है और ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी। देयर इज अदर सर्विसेज, जैसे कि लॉकर सर्विसेज हो गई। ये जनरली जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल्स। जैसे आपको कुछ अपनी मनी या फिर मनी तो नहीं, जनरली गोल्ड या फिर कोई भी एक अपनी वैल्यूएबल थिंग जो है उसको स्टोर करना है, तब लॉकर्स वगैरह की सर्विसेज ले सकते हो। देन इज एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विसेज जो है जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग की होती हैं एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें जो है जनरली इसके अलावा इंश्योरेंस भी होता है, दैट इज बैंक जो है वो ऑफर करते हैं लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट वे इज डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल एंड बिजनेस मैनेज जो है कर सकते हैं अपने फाइनेंसिस को। डिजिटल पेमेंट मेथड्स जो हैं वो ऑफर करते हैं कन्वीनियंस, स्पीड, मतलब कि इससे आप मतलब एक तो कन्वीनियंस होती है कि आप कहीं भी बैठे बैठे इधर से उधर पेमेंट भेज सकते हो। स्पीड, क्योंकि आप जल्दी से जल्द पेमेंट भेज सकते हो। सिक्योरिटी भी रहती है बिकॉज अब OTPs वगैरह भी जनरेट होते हैं इसमें। रिड्यूस करते हैं ये रिलायंस ऑन कैश एंड फिजिकल बैंकिंग, मतलब उसका कैश वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर फिजिकल आपको बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वे इज टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स। सो टाइप कौन कौन से होते हैं डिजिटल पेमेंट मेथड के? पहला होता है डेबिट कार्ड, जिसे हम कहते हैं ATM कार्ड या फिर मतलब ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी। सो डेबिट कार्ड जो है वो लिंक्ड होते हैं हमारे मतलब होल्डर के बैंक अकाउंट से। ये अलाउ करते हैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आप अपने फंड्स को, एंड ये यूज किया जा सकता है फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेज एंड ATM विड्रॉल्स। देन इज क्रेडिट कार्ड, ये प्रोवाइड करता है अ लाइन ऑफ क्रेडिट, डेट
द होल्डर कैन यूज फॉर परचेज एंड कैश एडवांसेस। ये बोरोड होता है, अमाउंट मस्ट बी रीपेड यूजुअली विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट वेव इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग जो है ये एक इंटरनेट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज है। ये अलाउ करती है कस्टमर्स को कि परफॉर्म कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। सर्विसेज जो है इंक्लूड करती है फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, अकाउंट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देन वी इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है ये डेवलप्ड होता है बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI, और ये अलाउ करता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर को बिटवीन बैंक अकाउंट्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेस यूजिंग अ यूनिक UPI ID। देन यू इज डिजिटल वॉलेट्स। मोबाइल और जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं जो कि स्टोर किए जाते हैं, डेट स्टोर पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड फंड्स। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द पेटीएम, गूगल पे एंड एप्पल पे। ये इनेबल करते हैं यूजर्स को कि वो अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं एंड ट्रांसफर कर सकते हैं मनी एंड स्टोर कर सकते हैं डिजिटल वर्जन ऑफ कार्ड्स एंड कूपन्स। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। सो पहला तो इसमें यही है कि तो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, ईजी और क्विक ट्रांजेक्शन हो जाते हैं कहीं पे बैठे बैठे। फिर सिक्योरिटी मिलती है आपको कि आपकी जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, एनक्रिप्शन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है। देन वी इज कॉस्ट एफिशिएंसी। सो रिड्यूस होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स, और उसके अलावा जो है ईजियर आप ट्रैकिंग कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस के एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्रू डिजिटल रिकॉर्ड्स। नाउ वी हैव इज सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। सो ये जो है जनरली आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही है। ये पॉन्जी स्कीम्स जो है वो ऐसे फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं जहाँ के रिटर्न्स जो है वो पे किए जाते हैं आपको अर्लियर, और इन्वेस्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं कैपिटल फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स रेदर देन फ्रॉम द प्रॉफिट अर्नड। ये क्रिएट करते हैं आपको इल्यूजन कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, और ये अट्रैक्ट करते हैं मोर इन्वेस्टर्स अंटिल द स्कीम जो है वो एकदम से कोलैप्स कर देती है, और जब जो न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉप कर दी जाती है। वार्निंग साइंस। पहला होता है हाई रिटर्न विद लो रिस्क। अगर कोई भी आपको ऐसे प्रॉमिस करे कि आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, कोई भी रिस्क नहीं है, बहुत ही कम रिस्क है, तो उस समय उसे हम बोल सकते हैं ये एक वार्निंग साइन है, आपको पॉन्जी स्कीम में आप फंस सकते हो। दूसरा है कंसिस्टेंट रिटर्न। क्लेम करते हैं कि आपको जो कंसिस्टेंट और अनयूजुअली हाई रिटर्न्स मिलेंगे रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कंडीशन। मार्केट चाहे कैसे भी चले आपको अपने रिटर्न्स मिलते रहेंगे, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। देन इट इज अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और लोग मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पैसे दे दिए। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप क्या कहते हैं एक अमाउंट वगैरह जमा कराते हैं, उस मतलब कभी किसी आपने एक अमाउंट वगैरह जमा करवाए और फिर बाद में 1-2 महीने की वो चलती है ना महीने की, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट ऐसे कुछ चलते हैं जो उसमें लोग जो अपने ट्रस्टेड पर्सन को मतलब 7 मतलब 5-6 या फिर 15-20 लोग एक साथ मिलकर जो है, हाँ कमेटी। सो कमेटी वगैरह ऐसी डलती है जो कि जनरली जो है एक रिस्की फैक्टर होता है, बट वो आप तभी डाल सकते हो जब आपको एक पर्टिकुलर पर्सन पे जो है बहुत ज़्यादा जो विश्वास है। देन इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज। वेग एंड ओवरली जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। एंड देन इज प्रेशर टू री इन्वेस्ट, encouragement to roll over investment instead of cashing out. Then is online frauds. So common types तो सबसे ज़्यादा फिशिंग ही होता है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जनरली जो है क्या कहाँ से होती है कि आपके फ़ोन वगैरह पे कॉल वगैरह कर दिया जाता है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। देन वी हैव इज मालवेयर। तो आपके फ़ोन में मालिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो डिसरप्ट कर सके आपके कंप्यूटर सिस्टम या फ़ोन सिस्टम को, एंड देन वो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सके। देन वी हैव इज आइडेंटिटी थेफ्ट। स्टील करना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ताकि वो कमिट कर सके फ्रॉड सच एज ओपनिंग क्रेडिट अकाउंट्स इन समवंस एल्स नेम। एंड देन वी हैव इज पेमेंट फ्रॉड, जो कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है और मैनिपुलेशन है ऑफ पेमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिकॉशंस के बारे में, तो एक तो पहले यही लिख सकते हो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन हो, सिक्योर कनेक्शन हो आपके, आप ये नहीं कहीं बाहर से मतलब HTTP वेबसाइट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं। HTTPS ये होता है हमारी सेफ वेबसाइट्स होती है, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे देख रहे हो तो देख लिया करो, जैसे यूट्यूब पे भी आता है आगे HTTPS, फिर हमारा डबल डॉट आता है, फिर 2 लाइन्स आती है, ऐसे मतलब पूरी एक वेबसाइट का लिंक होता है, बट उसमें शुरू में HTTPS है या HTTP है। अगर S नहीं है दैट मीन्स कोई वो सेफ वेबसाइट नहीं है अकॉर्डिंग टू गूगल या अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। देन देयर इज रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटर करना आपकी क्रेडिट रिपोर्ट्स को और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को, अवॉइड करना पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना, एंड एजुकेट करना वन सेल्फ ताकि आप जो किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में ना फंसो। नाउ वी हैव इज यूनिट 3 नाउ। यूनिट 3 आपकी है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
सो यूनिट 3 में आपकी है, पहले आपका है इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व करता है, एक तो आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेना ताकि अबाउट वेयर टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और अचीव कर सकते हैं आप स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को। ये इंक्लूड करता है अंडरस्टैंडिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, assessing risk tolerance and creating a diversified portfolio। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्टॉक्स। सो इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी। मतलब स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो आपकी ओनरशिप कितनी है उस कंपनी में। इन्वेस्टमेंट के जो है वो मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो अर्न करते हैं रिटर्न्स थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड्स। देन वी हैव इज प्रेफर्ड शेयर्स। ऑफर जो है ये फिक्स होता है डिविडेंड्स में एंड हैव प्रायोरिटी ओवर कॉमन स्टॉक इन द इवेंट ऑफ लिक्विडाइजेशन। देन वी हैव इज बॉन्ड्स। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट टू फाइनेंस पब्लिक प्रोजेक्ट्स। वो जनरली जो कंसिडर किया जाता है लो रिस्क पे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल, और ये कैरी करते हैं हाई रिस्क बट ऑफर करते हैं हाई रिटर्न्स कंपेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देन वी हैव म्यूचुअल फंड्स। ये एक पूल है इन्वेस्टमेंट का फंड्स जो कि मैनेज किए जाते हैं बाय द प्रोफेशनल। ये इन्वेस्ट जो है मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। देन वी हैव टाइप्स। सो इक्विटी जो है, इक्विटी फंड्स जैसे कि हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट प्राइमरली इन स्टॉक्स। देन वी हैव डेब्ट फंड्स, that is investment in fixed income securities, and then there is balance funds जो कि investment in a mix of stocks and bonds। नेक्स्ट is exchange traded funds जो कि हमारे होते हैं ETF। ये सिमिलर होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरह ही, बट ये ट्रेड करते हैं लाइक अ स्टॉक ऑन एन एक्सचेंज। ये ऑफर करते हैं आपको डाइवर्सिफिकेशन एंड टिपिकली लोअर फीस। रियल एस्टेट के अगर बात करें, ये एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये इंक्लूड करते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को। देन यू हैव कमोडिटीज, फिजिकल गुड्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये सारी कमोडिटीज होती है जो कि हम ट्रेड करते हैं डायरेक्टली और थ्रू डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट वी हैव इज क्रिप्टो करेंसीज। सो डिजिटल और जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं वो यूज़ की जाती है फॉर द क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। बिटकॉइन एंड एथेरियम आर द एग्जाम्पल्स। दे आर हाईली volatile and speculative। देन वी हैव इज नेक्स्ट थिंग फैक्टर्स जो कि कंसीडर करनी चाहिए इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सबसे पहले इसमें हमारा होता है एक तो रिस्क टॉलरेंस। सो लेवल ऑफ रिस्क एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक, मतलब कि अगर भाई कौन सा है जो रिस्क टॉलरेंस कितना ले सकता है, एक इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है, वो होता है रिस्क प्लानिंग को। हायर रिस्क होगा तो कैन लेड टू हायर रिटर्न्स बट ऑल्सो ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ लॉसेस, कि उतने आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, तो टाइम पीरियड जो है एक इन्वेस्टर प्लान का ये होल्ड करता है इन्वेस्टमेंट। लॉन्गर हॉरिजन कैन टिपिकली विथस्टैंड मोर वॉलेटिलिटी। देन यू हैव फाइनेंशियल गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है सच एज रिटायरमेंट, एजुकेशन, परचेजिंग a home or wealth accumulation। Then we have is diversification, spreading investment across different asset classes to reduce risk। Then we have is liquidity, जो ease होती है with which an investment can be converted into cash without significantly affecting its value। नेक्स्ट we have is इंश्योरेंस प्लानिंग। सो ओवरव्यू है इसका, अगर हम देखें इंश्योरेंस प्लानिंग जो है ये क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये इन्वॉल्व करता है असेसिंग रिस्क एंड ऑब्टेनिंग इनसिक्योर टू प्रोटेक्ट इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होती है जनरली, कि ताकि आप जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स के टाइम पे जो है प्लान कर सको, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सको। ये इन्वॉल्व करता है कि आप जो है एसेस कर सकते हो सारे रिस्क को और ऑब्टेन कर सकते हो इंश्योरेंस को, ताकि मतलब उसके साथ आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपका जनरली इंक्लूड होता है मेडिकल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस जो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगर हम देखें, एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो जनरली जो है प्रोवाइड करते हैं कवरेज आपको स्पेसिफिक टाइम की, टर्म की, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल। ये पे करते हैं डेथ बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरीज इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टर्म। मतलब अगर बीच में अगर डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योर्ड प्राइस मिलता है, इंश्योर्ड मनी मिलता है। ये अफोर्डेबल टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है। देन इज होल लाइफ इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड करते हैं लाइफ टाइम कवरेज एंड ये इंक्लूड करते हैं सेविंग्स एंड कंपोनेंट्स। उसी के अलावा एक और बताया गया है यहाँ पे दैट टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो रिमेन करते कांस्टेंट थ्रू आउट द पॉलिसी होल्डर्स लाइफ।
देन वी हैव इज यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। ये फ्लेक्सिबल पॉलिसी है जो कि कंबाइन करती है डेथ बेनिफिट को, प्रोटेक्शन विद अ सेविंग्स एलिमेंट जो कि अर्न करते हैं इंटरेस्ट, एंड पॉलिसी होल्डर जो कि एडजस्ट करते हैं प्रीमियम्स एंड डेथ बेनिफिट्स को। देन वी हैव इज वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। ये प्रोवाइड करते हैं डेथ बेनिफिट्स एंड कैश वैल्यू को, बट जो कैश वैल्यू है वो इन्वेस्ट होती है इन वेरियस अकाउंट्स सच एज स्टॉक्स एंड बाउंड्स, एंड जो वैल्यू होती है कैश कंपोनेंट की वो फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला आपके पास है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये आपको प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट फॉर बेनिफिशियरीज, ensuring financial stability in the event of the policy holders death. Then we have is debt repayment. ये यूज किया जाता है टू पे ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स सच एज mortgages और लोन्स। देन ये स्टेट प्लानिंग। ये हेल्प करता है कि स्टेट को जो है हेल्प्स इन स्टेट planning by providing liquidity to cover state taxes and other expenses. And then we have savings and investment. कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो कि ऑफर करती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स और ये बिल्ड करता है कैश वैल्यू ओवर टाइम। नेक्स्ट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये जनरली इसमें कवर करते हैं बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। ये कवर करता है मेडिकल एक्सपेंसेस को इंक्लूडिंग हॉस्पिटल स्टेज, सर्जरीज, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, पॉलिसीज जो कि वेरी करती है वाइडली इन टर्म ऑफ कवरेज, नेटवर्क प्रोवाइडर्स एंड कॉस्ट शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स। देन ये ऑटो इंश्योरेंस जो कि कवर करते हैं व्हीकल्स के एंड लाइबिलिटी ऑफ अ बॉडीली इंजरी ऑफ अ प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट। देन ये होम ओनर्स। ये प्रोवाइड करते हैं कवरेज फॉर डैमेज टू अ होम एंड इट कंटेन्स ड्यू टू पेरिल्स लाइक फायर, थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर। ये ऑल्सो इंक्लूड करते हैं लाइबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर एक्सीडेंट्स जो कि अक्कर होते हैं ऑन द प्रॉपर्टी। देन ये ट्रैवल इंश्योरेंस। ये कवर करते हैं ट्रैवल रिलेटेड रिस्क को सच एज ट्रिप कैंसिलेशंस, लॉस्ट लगेज, मेडिकल इमरजेंसीज या फिर ट्रैवल डिले। देन ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये प्रोवाइड करता है इनकम रिप्लेसमेंट अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो अनेबल टू वर्क ड्यू टू इलनेस और इंजरी। एंड देन ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम इंजरीज और डैमेज करता है अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। देन ये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। सो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में जो सबसे पहले हमारा आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ये प्रोवाइड करता है परचेज्ड पॉलिसी जो कि परचेज होती है बाय द इंडिविजुअल्स ताकि कवर कर सके मेडिकल एक्सपेंसेस को। ये मतलब इसको जो है टेलर किया गया है टू फिट स्पेसिफिक नीड्स एंड बजट्स। ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसमें होता है एक और दैट इज पॉलिसीज जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑफर करते हैं कवरेज टू एम्प्लॉयज और मेंबर्स। ये ऑफर मतलब आता है विद द लोअर प्रीमियम्स ड्यू टू द ग्रुप नेचर। नेक्स्ट वे इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सच एज मेडिकेट या फिर मेडिकेयर इन यूएस। ये प्रोवाइड करते हैं हेल्थ कवरेज फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल्स सच एज लो इनकम फैमिलीज, एल्डरली एंड द डिसेबल्ड। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देन ये पीस ऑफ माइंड। ये प्रोवाइड करता है आपको सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड नोइंग कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल रिस्क आएगा तो उसको कवर कर दिया जाएगा। देन ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये मेंटेन करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बाय कवरिंग लार्ज एंड अनफोर्सिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जिसको आपने नहीं देखा उन एक्सपेंसेस को भी ये कवर करता है। एंड देन वी हैव इज कंप्लायंस दैट इज कि कुछ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वो भी होते हैं जो कि लीगली रिक्वायर्ड होते हैं सच एज ऑटो इंश्योरेंस एंड सर्टेन बिजनेस इंश्योरेंस। कमिंग टू आवर लास्ट यूनिट ना यूनिट 4 जो कि हमारी पर्सनल टैक्स के ऊपर। सो इंट्रोडक्शन जो है बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। सो इंडियन टैक्स सिस्टम जो है फॉर इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज करता है एज द टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेज। पर्सनल टैक्सेशन जो है इंडिया में वो गवर्नड है बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। नेक्स्ट अगर हम बात करें की कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन टैक्स सिस्टम, सबसे पहले है इनकम टैक्स। सो टैक्सेबल इनकम अगर हम बात करें टोटल इनकम जो भी अर्न की गई है एक इंडिविजुअल को द्वारा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। देन इज टैक्स स्लैब्स। सो जो टैक्स रेट्स है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू डिफरेंट स्लैब्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स एज एंड इनकम। ये जो स्लैब्स है वो अपडेट किए जाते हैं एनुअली इन द यूनियन बजट। देन वी हैव इज इनकम टैक्स स्लैब्स
जो कि मेनली 2023-2024 का है। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैं वीडियो को पॉज करके इसको मैं स्किप करूँगी बिकॉज मुझे इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं लग रहा है। एंड नेक्स्ट वन भी मैं स्किप ही करने वाली, डेट इज सरचार्ज एंड फीस। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम स्किप करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ इनकम। पहला होता है हमारी सैलरी इनकम, जो कि वेजेस, पेंशन या फिर एक रेगुलर टाइम पर आते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम जो कि हम जनरेट करते हैं रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी। देन इज बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, प्रॉफिट जो कि फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज से जो होता है उसका। देन इज कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट जो कि हमारे को सेल ऑफ कैपिटल एसेट लाइक प्रॉपर्टी स्टॉक से होते हैं। एंड अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड्स हो गया, ये लॉटरी विनिंग्स हो गया एक्सेट्रा। एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, सो टैक्स प्लानिंग जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एनालाइज करते हो एक फाइनेंशियल सिचुएशन को, ताकि आप मिनिमाइज कर सको टैक्स लाइबिलिटी को एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल टैक्स बेनिफिट्स। इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व करती है जनरली, पहला है अंडरस्टैंडिंग टैक्स लॉज, मतलब कि कीपिंग अब्रीस्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू बेनिफिट्स एंड अवॉइड पेनल्टीज। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम मैनेजमेंट, तो स्ट्रक्चर करना है इनकम को ताकि फॉल करे विद इन लोअर टैक्स ब्रैकेट्स एंड यूटिलाइज करना है एग्जाम्पशंस को एंड डिडक्शंस इफेक्टिवली। देन इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो इन्वेस्ट करना टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में एंड स्कीम्स में जो कि ऑफर करते हैं टैक्स बेनिफिट्स अंडर द सेक्शन लाइक ATC एंड ATD एक्सेट्रा। Then there is expense management, keeping records of eligible expenses that can be claimed as deductions. Then there is compliance, so ensure करना timely and accurate filling of tax returns ताकि avoid कर सके penalties and interest. Next we have is exemptions and deductions for individual. So Indian tax system जो है वो ऑफर करता है several exemptions and deduction, जो कि ये significantly reduce करता है taxable income को। सबसे पहले हमारा है सेक्शन 80C, जो कि डिडक्शन करता है अप टू 1.5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज, जैसे कि PPF हो गया, आपका EPF हो गया, NSC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ELSS, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन होम लोन एंड ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है सेक्शन 80D, जो कि डिडक्शन करता है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में। ये आप पढ़ सकते हो बिकॉज ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शंस वगैरह, बट ये मेजर ऑफ द पेपर का जो सिलेबस है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ई फिलिंग। सो ई फिलिंग जो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सबमिट करते हो इनकम टैक्स रिटर्न, दैट इज ITR जो है ऑनलाइन फाइल करते हैं। ये कन्वीनियंट और सिक्योर एंड एफिशिएंट वे है ताकि आप फाइल कर सको टैक्सेस। सबसे पहले जो होते हैं कैसे आप स्टेप्स कैसे होते हैं कि जिससे आप अपना जो है ई फाइल कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न्स का। इसमें सबसे पहले आता है रजिस्टर ऑन द इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो अपना अकाउंट वेबसाइट पर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गैदर करते हो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि फॉर्म 16, फॉर्म 26S, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ एंड TDS सर्टिफिकेट्स। तो TDS सर्टिफिकेट्स और फॉर्म 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चूज द अप्रोप्रिएट ITR फॉर्म, मतलब कि ITR फॉर्म चूज करना जैसे इंडिविजुअल, HUF एक्सेट्रा। सारी डिटेल्स को फिल करते हो और रिक्वायर्ड डिटेल्स को इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, डिडक्शंस एंड टैक्सेस पेड। देन यू इज वेरीफाई करना इंफॉर्मेशन को, डबल चेक करना ऑल द एंटर डिटेल्स टू इंश्योर एक्यूरेसी। सबमिट करना रिटर्न्स को, लाइक सबमिट करना फिल्ड ITR फॉर्म को ऑनलाइन एंड ई वेरीफाई करना है रिटर्न करना, लाइक कंप्लीट द ई वेरिफिकेशन प्रोसेस यूजिंग मेथड्स लाइक आधार, OTP, नेट बैंकिंग, EVC that is electronic verification code, or by sending a signed ITR-V to CPC Bengaluru. Last we have is benefits of e-filing. सो कन्वीनियंस, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है कि आपको फाइल रिटर्न्स जो है वो कभी भी कहीं से भी भर सकते हो। एक्यूरेसी होती है क्योंकि ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस होती है जिसमें कोई भी एरर्स नहीं होते हैं, और या फिर एरर्स जो है वो तो बहुत ही कम हो जाते हैं। स्पीड, तो फास्टर प्रोसेस होता है, क्विकर रिफंड्स हो जाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, तो आप इजीली जो एक्सेस कर सकते हो पास्ट रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स को। एंड सिक्योर कर सकते हो एनहांस सिक्योरिटी फीचर्स के लिए, लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड इसके ऊपर कोई और वीडियोस मैंने बना रखे इस चैनल पे, तो वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।